नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथा सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि कैसे देश विरोधी ताकतों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जन्म दिया और कैसे देश विरोधी ताकतों ने भारत को तोड़ने का काम किया। तो आइए जानते हैं। भारत को एक ना एक दिन वैसे ही तोड़ना है जैसे भारत में पाकिस्तान को तोड़ा। आप जानते हैं 1971 में भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश अलग करा दिया और वो अलग हुआ, उसका दर्द पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान कहता है हमारा बांग्लादेश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेंगे। किसके लिए? 1971 के बाद से जितने भी पाकिस्तान शासक हुए सब ने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया, धन भी दिया और अपने सैनिक भी दिए। और वो आतंकवाद और अलगाववाद जो 1972 से चालू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नाकुर है कि भारत के 12,000 से ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है या शहादत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखने के लिए, जम्मू कश्मीर भारत में रहे, उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया था। एक आर्टिकल डाला गया था 370 जो किसी दुनिया के संविधान में आपको नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा का देश का दर्जा दिया गया था। आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। भारत की संसद में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। हमारी संसद जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़ें जिसको ग्राफ कहा जाता है, उसमें पहले ही वाक्य में लिख दिया जाता था नॉट एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हमारी संसद में आज़ादी के बाद ऐसे हज़ारों कानून बनाए हैं जो आपके ऊपर लागू थे, पर मेरे ऊपर लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पर ये कानून लागू नहीं होते थे। उनके कानून उनकी संसद में, जिसको वो असेंबली कहते हैं, वहाँ पर। और आप जानते हैं बहुत साल तक तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सदर विरासत बोला जाता था, माने जिसको हिंदी में प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका अलग झंडा था, भारत का झंडा अलग, उनका अलग, कानून अलग था। भारत का कानून अलग, उनका संविधान अलग था। भारत का संविधान अलग। फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इज इलीगल पार्ट ऑफ इंडिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो हमारा झंडा नहीं मानते थे, वो हमारा संविधान नहीं मानते थे, वो हमारा कानून नहीं मानते थे। फिर हम कहें जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कह रहे थे? आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई पाई का हिसाब कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखता था। लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता था तो उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। भारत के पत्रकारों ने बहुत बार सीएजी को चिट्ठी लिखा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 7 से 10 साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे क्लासिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। सीएजी कहता है कि मेरे पास नहीं है। फिर कई पत्रकार और समाज सेवकों ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखा जाता तो वो जम्मू कश्मीर में रखा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर को पत्र लिखा गया, फिर वहाँ से पत्र वापस आया कि ये हिसाब हम किसी भारतवासी को बताने के लिए मजबूर नहीं हैं। ये मानते नहीं थे कि वे भारत के अंग हैं। हम ज़बरदस्ती कहते थे कि ये भारत का अंग है। पाकिस्तान वहाँ आतंकवाद भेजता रहा, खुरापात करता रहा, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराता रहा। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में इतना धन है कि 72 साल से आतंकवादियों को भेज के पैसा खर्च करके इसको चलाए रख सकता था। तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे पाकिस्तान में दम नहीं है ये सब करने की। पाकिस्तान को ये सब करने के लिए अमेरिका उकसाता रहता है। अमेरिका है जो पाकिस्तान को पैसा भेजता है, वो पाकिस्तान पैसा जम्मू कश्मीर में भेजता है और वो लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद हरकतुल्लाह इंसार, निजामुद्दीन जैसे खतरनाक संगठनों को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बम ब्लास्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर में तो होते ही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में जितने आतंकवादी संगठन हैं उसमें काम करने वाला एक भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो सब विदेश से आए हुए हैं। भारत की आर्मी कहती है कि कुछ 1500-2000 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं। और हमारी सरकार भी कैसी विचित्र है। जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा टीवी पर देखा होगा। इतना दुबला पतला सिंगल हड्डी का आदमी जो फूंक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूँ।
अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड़ मार दे तो ज़मीन पर 3 पलटियाँ खाएं, इतना कमज़ोर आदमी है। उसको भारत की पिछली सरकारों ने सुपर हीरो बना के रखा था। क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती थी तो यासीन मलिक से बातचीत करती थी और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता था, टीवी में नाम आता था, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता था। वो चर्चा अमेरिका तक जाती थी तो अमेरिका से सीधा पैसा उसको आना शुरू हो जाता था। आप पूछेंगे अमेरिका को इंटरेस्ट क्या है? तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार है। ये मैं आपको ये सच बात बताऊं क्योंकि पाकिस्तान ने तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है, उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है, तो जम्मू कश्मीर को क्या रख पाएगा? यह अमेरिका को चाहिए। जम्मू कश्मीर क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है और अमेरिका का चीन से पुराना झगड़ा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के ज़बरदस्त दुश्मन हैं। तो अमेरिका की योजना है कि एक दिन चीन पर हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाज़ों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज़ उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है। इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो पाकिस्तान को सामने रखकर जम्मू कश्मीर को लेना है। ये है राजनीति जो अमेरिका करता आया है। और इन सब आतंकवादियों की मदद तो पिछली सरकार में बैठे मंत्री भी करते आए थे। आप जानते हैं हमारे भारत में कुछ साल पहले फांसी हुई थी जिसका नाम था अफजल गुरु, जो जम्मू कश्मीर से था और इसने भारत की संसद में हमला करने का पूरा प्लान बनाया था सन 2001 में, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे और 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। सोचने वाली बात यह है कि फांसी की सज़ा सन 2002 में दे दी गई थी, पर 2013 में हमारे पिछली सरकार के राजनेताओं ने उसे 11 साल तक बचाते आए थे। कैसे? जब भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अपने अंतिम कार्यकाल के समय में 2007 में जब उनसे पूछा गया कि आपने अफजल गुरु के फांसी पर आपने रोक क्यों लगाई है, तब उन्होंने कहा मेरे पास आज तक अफजल गुरु की फाइल आई ही नहीं, तो रोकने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कहाँ थी वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार की पिछली सरकार के गृह मंत्रालय के पास थी, जिसका मंत्री था शिवराज पाटिल, जिसने फाइल भेजी ही नहीं। भेज दी जाती तो साइन हो जाता और फांसी हो जाती। तो अफजल गुरु को बचाने वाले लोग पिछली सरकार के गृह मंत्री के हैसियत से थे। ऐसे तो हमारी पिछली सरकार थी जो ऐसी क्यों करती थी? क्योंकि अफजल गुरु एक सिंडिकेट चलाता था जिससे आतंकवादियों को करोड़ों रुपए जाता था। अमेरिका की जो भविष्य में हो सकने वाली राष्ट्रपति वुड बी प्रेसिडेंट हिलेरी क्लिंटन अभी कुछ 10 साल पहले भारत आई थी और हमारे भारत में एक टीवी चैनल है आज तक टीवी चैनल के प्रभु चावला ने हिलेरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू लिया और उसमें एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसमें गलती से वो सच बोल गई। गलती से कभी कभी इंसान फ्लो में सच बोल जाता है। हिलेरी क्लिंटन को पूछ लिया कि अमेरिका की सरकार ने पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा यूनाइटेड नेशन में भारत का विरोध क्यों किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्यों? आप जानते हैं 1952-53 से जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में है और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मूर्खता के कारण वहाँ है, वरना वो मुद्दा वहाँ जाने का कोई कारण ही नहीं था। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया और 2 दिन और मिले होते तो लाहौर भारत में आ जाता। हमारे सैनिक वहाँ तक थे। नेहरू जी ने फालतू का इंटरनेशनलिज्म दिखाने के लिए इस मामले को यूनाइटेड नेशन ले गए। उसी दिन से अमेरिका ने पकड़ कर रख लिया उस मुद्दे को। तो अमेरिका 70 साल से भारत के विरोध में है और पाकिस्तान के सपोर्ट में वीटो करता आ रहा है। हिलेरी क्लिंटन को सवाल पूछा प्रभु चावला ने, आखिर आपको जम्मू कश्मीर में क्या दिक्कत है? आप क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? यूनाइटेड नेशन में आप भारत के खिलाफ वीटो लाते हैं। एक तरफ कहते हैं हमें भारत से संबंध अच्छे बनाने हैं और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है तो आप पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो हिलेरी क्लिंटन ने गलती से सच कह दिया कि हमारी संसद ने प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर में अमेरिका का सैनिक अड्डा होना चाहिए। तो कब क्यों प्रस्ताव पारित हुआ? तो उसने कहा वो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। कब? सन 1989 में। जब हिलेरी क्लिंटन को समझ आया कि उसने क्या बोल दिया है, तब हिलेरी क्लिंटन कहने लगी आनन फानन में कि मैंने तो सिर्फ सुना है। पर सच तो यह है कि अमेरिका भले ही 1989 में संसद में प्रस्ताव पारित किया, पर प्रस्ताव पारित करने से पहले 1965 से ही जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इन सब पर अमेरिका की तरफ नज़र थी।
अमेरिका की नज़र रही है इन देशों पर अपना सैन्य अड्डा बनाने के लिए, और बनाया भी अफ़गानिस्तान में, इराक में, ईरान में, पर जम्मू कश्मीर पर वो नहीं बना पाया, और ना ही बांग्लादेश पर, क्योंकि भारत की जनता ने ये होने नहीं दिया। 1970 में बांग्लादेश को अपना सैन्य अड्डा बनाने ही वाली थी कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा दिया। 1971 में वहाँ पर 1968 और 1970 के बीच पता नहीं कितने लोगों को बंदूक की दम पर भगाने की कोशिश हुई, नरसंहार हुआ। बांग्लादेश की आवाम ने भारत से मदद मांगी, जिससे बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई। जो काम बांग्लादेश में हुआ वही काम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ 1980 से, और धीरे धीरे करके 1988 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बाहर से आए और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बहकाकर बंदूकें थमा दी गईं। आप लोग देख सकते हैं गूगल में, जब 1979 से लेकर 1989 के बीच में जब भी चुनाव हुए और चुनाव में जो रैली निकाली जाती थी उसमें बच्चे बूढ़े सब बंदूक रखकर रैली करते थे, हजारों की तादाद में। जिस राज्य में चुनाव के रैलियों में हजारों की तादाद में बंदूक रखकर रैली की जाती हो, वहाँ पर जो सीधे साधे हिंदू लोग कैसे रहते, डर के साए में कैसे रहते। जब 1989 में फरमान निकाला गया सभी हिंदुओं के लिए, जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, तब बेचारे जिंदा रहने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अपनी मिट्टी छोड़कर जाना पड़ा। लाखों की तादाद में हिंदुओं ने 1990 तक कश्मीर को छोड़ा। मैं कहता हूँ ये हजारों मुसलमानों को इतने हथियार कहाँ से मिले? जो रैली में दिखते थे सब पाकिस्तान ने दिए। पैसे किसने दिए? हथियार के लिए अमेरिका ने दिए। कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमारे इतने मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि आप कभी भी हिंदुस्तान के साथ नहीं थे। अगर आप पूर्ण रूप से हिंदुस्तान का साथ देते, न कभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपता, एक खुशहाल जीवन जीते। मैं मुसलमान भाई से ये कहना चाहता हूँ, जो लड़वा रहे हों, नहीं चाहते कि आप खुशहाल जीवन जिए। देश विरोधी ताकतें सिर्फ आपका इस्तेमाल करती हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभी नदियों का पानी जाकर समुद्र में ही मिलता है। उसी तरह सभी धर्मों का रास्ता एक ही ईश्वर के पास जाकर मिलता है। राजनीति बाहर के लोगों ने किया और भुगतना अपने लोगों को पड़ता है। अब भी वक्त है, देश विरोधी ताकतों से अपने आप को बचाओ और हिंदुस्तान को एक अच्छे भविष्य की ओर ले चलो, जिससे सब गर्व से कह सकें कि हम भारतवासी हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रवि अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।